मैं यहीं पे बैठता था तो तुम्हारी तरह नॉर्मली स्टूडेंट हूँ। तो डिसिप्लिन ऐसा था कि मेरा जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, एग्जाम खत्म हुई, तीसरे दिन में दिल्ली में था। मैं ऐसा था कि मैं क्लास में डाउट नहीं पूछ सकता था। कुछ लोग रहते उनमें से मैं था। तो So welcome Mr. Rohit. Come in. Congratulations. He is Rohit, your first ranker. So he will give you first. Remove. We will write again. So he will be a great inspiration for you. So he used to ask so many doubts also in the break period. His group is there, around 5-6 people. So the dash is yours. So am I audible? Yeah, don't call me sir, it's fine. It has been 2 months. हाँ भैया बोल दे। तो मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मतलब 2 महीने पहले ही पढ़ाई छोड़ी है मैंने, रिजल्ट के पहले ही। तो उतना कुछ है नहीं। हाँ वाह, ठीक है। मैं यहीं पे बैठता था तो तुम्हारी तरह नॉर्मली स्टूडेंट हूँ। तो यस बैच था तब मेरा। तो अगर मेरा इंट्रोडक्शन दूं तो AR1 तो ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही होगा, और गेट में AR4 आई थी। मैंने 2 साल पहले पढ़ाई शुरू की थी, IIT हैदराबाद से ग्रेजुएशन था मेरा। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ESC वगैरह, मैंने 4th सेम मुझे पता चला कि करना है। तो डिसिप्लिन ऐसा था कि मेरा जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, एग्जाम खत्म हुई, तीसरे दिन में दिल्ली में था। तो तुम्हारा जो स्टार्टिंग का मोटिवेशन रहना चाहिए वो तगड़ा रहना चाहिए। तो तीसरे दिन से ही फिर मैंने क्लासेस ऑफलाइन शुरू कर दी थी। तब मेरे पास थे 8 मंथ थे, 8 महीने थे। और अभी तुम्हारे पास कितने महीने? 6 महीने है। और तुम्हारा पहले ही 2 महीने प्रिपरेशन हो चुका है। तो मुझे क्लासरूम एक्सपीरियंस के बारे में ये कहना है कि क्लासरूम एक्सपीरियंस काफी हेल्प करता है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ का टारगेट होगा कि ESC देना है, जो कि तुम्हें अगर घर पे रहोगे तो नहीं मिलेगा। और अभी जैसे ड्यूरेशन बढ़ गई है तो कुछ लोग घर चले गए होंगे। तो अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, 6 महीने अच्छे से पढ़ाई करो। और जो क्लासरूम का एक्सपीरियंस है, जैसे 2-3 दोस्त बनाओ जिनका ESC टारगेट है, उनके साथ तुम रिवाइज कर पाओगे। डाउट्स पूछो। मैं ऐसा था कि मैं क्लास में डाउट नहीं पूछ सकता था। कुछ लोग रहते उनमें से मैं था। तो मैं क्लासरूम के बाद सर का टाइम लेता था, तब डाउट पूछता था। लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि PYQ में जो मैं सर्कल करके रखता था वो सर्कल ही रह जाता था लास्ट तक। तो कभी ना कभी वो एग्जाम में आएगा, UPSC में नहीं तो स्टेट के आएगा। तो डाउट क्लियर करो। और क्लासरूम के बारे में, अब टीचर का इंटरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें सबको कहना चाहता हूँ कि पहले से जब आते हो क्लास में, समझो अभी स्वामी सर की क्लास होने वाली थी, उसके पहले तुमने कुछ कुछ बातें सुनी होगी कि यार समझ नहीं आता। हाँ, सुनी होगी ना। या फिर सुना होगा कि अपने राम सर जो है वो उठा के पूछते क्वेश्चंस। हाँ, फॉर्मूला पूछते। सोम के सर जो है, ऋषि सर, सुना होगा कि वो 2 बार उठा। हाँ, नहीं बिस्लरी तो ठीक है, लेकिन जब सोम के सर जब बोर्ड पे समझाते तब 2 बार किसी ना ऑटो को समझाने बोलते। तो सबकी एक एक टेक्निक है। तो तुम्हें एडजस्ट करना है, टीचर तुम्हारे लिए एडजस्ट नहीं होंगे, तुम एडजस्ट करो। स्वामी सर को अच्छे से सुनो, तभी समझोगे। तुम किसी भी सर का कभी भी गलती से मन में भी अगर मजाक उड़ाओगे तो तुम सीख नहीं पाओगे उनसे। पहले रेस्पेक्ट करना सीखो, तब सीखोगे। तो यही कह रहा हूं कि सब टीचर की एक एक टेक्निक है, एक एक पैटर्न है। तुम एडजस्ट करो फ्रीक्वेंसी के साथ, तो समझोगे। क्योंकि नुकसान किसी का नहीं है, अपना ही है। तो जो पहले से तुम सोच के आ रहे हो कहीं से कि ये सर ऐसा पढ़ाते हैं, ये सर थोड़ा टाइम पास करवाते हैं, ये सर ऐसे है, वो सर वैसे है, वो छोड़ो। अपना फ्रेश माइंड के साथ आओ और अच्छे से पढ़ो। और क्लास नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना।
ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू में दिखा ही नहीं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कभी होगा नहीं। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, इन्वायरमेंट में सर ने हमें पढ़ाया था एरेटेड ग्रिड चैम्बर, जो मैंने कभी पीवाईक्यू में देखा नहीं है, लेकिन इस बार मेंस में आ गया। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने काफी रिसर्च की है। तो उस क्लास नोट्स का हर एक टॉपिक तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में एटलीस्ट हेडिंग तो लिख दो। शॉर्ट नोट्स पे मैं बाद में आऊंगा कि कैसे बनाने हैं। तो क्लास नोट्स अच्छे से लिखो, क्योंकि अभी तुम अगर 4-5 महीने पढ़ोगे तो पिछला सब्जेक्ट भूल जाओगे, लेकिन जब अगर रिवाइज करने आओगे कि ये कंसेप्ट क्या था, बीम डिजाइन कैसे करते हैं, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुमने क्या लिखा है। बाकियों को आए ना आए वो नहीं, पेंसिल से लिखो, डायग्राम बनाओ, वहां पे डाउट है उसको सर्कल करो, पेज को फोल्ड करो। ये छोटे छोटे टेक्निक ये करो कि तुम्हें पता रहे कि कहाँ डाउट है। और क्लास अटेंड तो रेगुलर कीजिए। अभी मुझे तो क्लास भरी हुई दिख नहीं रही है, लेकिन मैं एज अ पर्सन 8 बजे की क्लास है, मैं 7:45 को क्लास में या 7:30 को रहता था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम इन क्लास। तो बहुत सारे शुरू में बोलते थे इतना जल्दी जाके क्या करता है। तो मैंने मोबाइल में शॉर्ट नोट्स की कॉपी रखी थी, एडोब स्कैन में मैंने पीडीएफ रखा था, तो वो मैं पढ़ लेता था उतने ही मीन टाइम में। एक तो मुझे मेरी सीट मिल जाती थी, कोई मेरी सीट नहीं लेता। वो शुरू में होता है, लेकिन आदत लग गई थी। और एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। मैं सुबह उठ के 6:30 बजे नहा रहा हूँ, 7:30 बजे तक ब्रेकफास्ट करके मैं आ रहा हूँ। तो एक फ्रेश स्टार्ट है, मैंने अच्छे से स्टार्ट किया जैसे मैंने सोचा था, तो मेरा दिन थोड़ा प्लान्ड वे में जाएगा। रात तक भले ही प्लान्ड वे में ना जाए, बट शुरू तो मैंने ट्राई किया। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 7 बजे आके बैठ जाओ, बट एक टाइम टेबल बनाओ तुम तुम्हारा दिन का, कि कब सोना है, कब पढ़ना है, बाहर जाना है या नहीं जाना है दोस्तों के साथ, महीने में कितने बार बाहर जाना है। मतलब बर्थडे तो आते रहेंगे, जितने ज्यादा दोस्त बनाओगे उतने ज्यादा पार्टियां होगी। तो वही है, किसके बर्थडे पार्टी में जाना है, किसके नहीं जाना है, किसको मना करना है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2 साल ही तो पढ़ाई करनी है। अगर मैं समझो तुम मैं भी टाइम पास करता तो शायद मुझे और 1 साल लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, मैं पहले तुम्हें टेक्निकल पार्ट, जो प्री की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की और इंटरव्यू की, उसके बाद में कुछ पर्सनल इश्यूज जो रहते हैं, पर्सनल मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि मैं भी 2 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। 1 साल साकेत में था, 1.5 साल में वहां पे था, 1 साल इग्नू साइड। तो पर्सनल इश्यूज में टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रूम शेयरिंग, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, फूड पॉल्यूशन, ये जो इश्यूज है जो मैंने टैकल किए, फेस किए, तो मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा कि मैंने कैसे टैकल किए। ठीक है, तो अपन फ्री से शुरू करते हैं। अभी मेरे मार्क्स में पहले बता देता हूं कि तुम्हें आइडिया लगे कि मैंने कहाँ इंप्रूव किया है और कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में थे 751, जब कट ऑफ थी 783, और मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में 795। अब कट ऑफ शायद 691 है। तो कट ऑफ इस बार थोड़ा पेपर 1 शायद थोड़ा डिफिकल्ट गया लोगों को, अटेम्प्ट नहीं हो पाया, और कह रहे थे टेक्निकल हार्ड है। और टेक्निकल मतलब थोड़ा थिंकिंग था, टाइम टेकिंग था, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे, इसीलिए। मेरे अगर देखो तो मेंस में पिछले साल मेरे थे 356। मेंस ही है जिसमें तुम गैप क्रिएट कर सकते हो। मेरे 255 थे प्री में, वो की अबव एवरेज थे, गुड गुड स्कोर था। तब लोगों ने 300 प्लस भी स्कोर किया था, लेकिन 255 वाज अ गुड स्कोर। मेंस में जहां मेरे दोस्तों के 440 450 आए, वो टॉप 30 में थे, जबकि मेरे प्री और इंटरव्यू में उनसे ज्यादा थे। इंटरव्यू में 140, दैट वाज वन अमंग द लाइक सेकंड थर्ड और फर्स्ट, यू कैन से। तो मुझे ये कहना है कि
मेंस यार बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 प्लस तो पक्का है स्कोर, पेपर कैसा भी आए तुम्हें 400 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा। और अगर नॉर्मल पेपर आया तो 450, टॉप 10 में आना है तो 450, बाकी सब में भी टॉप में रहना चाहिए, टॉप इन द सेंस अबव एवरेज। तो अगर प्री की बात करें तो प्री में मेरा इस बार हाईएस्ट स्कोर है 249, जो कि हाईएस्ट लगता नहीं है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि 300 प्लस स्कोर इज अ गुड स्कोर। 300 प्लस, अगर यहाँ टेस्ट सीरीज में आप 300 प्लस ला रहे हो तो आप मेंस में अच्छा करोगे, और प्री में अच्छा करोगे, और मेंस में तुम्हें 350 प्लस आना चाहिए। यहाँ पे मेरे मेंस टॉपर के मार्क्स से मेंस में 436 मार्क्स, जो कि मेरा दोस्त ही है जिससे मैं बात करता था, नंदन बोल के, उसके 436 मार्क्स से। और इंटरव्यू में 125 एवरेज। मेरा इस बार इंटरव्यू कैसा गया था मैं बताता हूँ, पिछली बार और इस बार कंपेयर करते हैं। तो पहले प्री पे आते हैं। प्री के हम पेपर 1 जो कि अपना जीएस पार्ट है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़े, कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, और क्वेश्चन करे तो कहाँ से करे और कौन से सब्जेक्ट के करे। तो मैंने इस बार सब सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके गया था करंट अफेयर्स छोड़ के। लाइक आई लेफ्ट द करंट अफेयर्स पार्ट, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं उसे दूं, और उसका आउटपुट उतना मिलेगा मुझे पता नहीं था। तो मैंने जो स्टैटिक पार्ट और डायनामिक पार्ट में मैंने क्लासिफाई कर दिया कि स्टैटिक पार्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट और मटेरियल साइंस, और डायनामिक में थोड़ा आईसीटी वगैरह। तो सबके बेसिक क्लास नोट्स जो मेडीसी में पढ़ाते हैं वो हमें पढ़ना है, और इतने बार पढ़ना है कि जो लास्ट में रहता है तो आप 3 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो। तो ये स्पीड होनी चाहिए। हमें लर्न नहीं करना है, पढ़ते रहो, वापस रिपीटेटिव पढ़ो जब तक समझे ना, बस पढ़ते रहो, मतलब पन्ने पलटाना है बस देख के, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ आया वर्ड तो हमें आंसर आना चाहिए। 4 दिन बाद भूल जाओ चलेगा, 1 हफ्ते बाद भूल जाओ चलेगा, एग्जाम में याद रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थियरी बुक देता है मेडीजी, लेकिन उसके पीछे चैप्टर्स के पीछे काफी लाइक तुम्हें बहुत सारे बुक्स जमा करने पड़ेंगे। तो मैंने 3300 क्वेश्चंस की कुछ बुक आती है, उसमें मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी, ऐसे जो स्टैटिक पार्ट है, मटेरियल साइंस थोड़ा बहुत, तो उसके मैंने सॉल्व किए क्वेश्चंस। एक रहता है कि पढ़ रहे हो, एक रहता है पढ़ने के बाद सॉल्व कर रहे हो। तो जो सॉल्व करते हो कुछ कंसेप्ट पढ़ने के बाद तो वो मेमोरी में बैठ जाता है। तो प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की कि जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस करो जीएस में। और टेस्ट सीरीज जब शुरू होती है यहाँ पे, पहले तो दिसंबर में होती थी, लेकिन अब जब भी शुरू होगी तो टेस्ट सीरीज के जीएस की बुकलेट पे तुम हाईलाइट कर लो कुछ नया क्वेश्चन आया है तो उधर लिख लो सॉल्यूशन। और तुम पेपर साथ में नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाता है, तो वही पेपर पे रेड पेन से लिख लेना कि कुछ एक वर्ड आया तो उसका एक्सप्लेनेशन इथिक्स में, तो वो लिख लेना और उधर हाईलाइट कर लेना। तो तुम जब रिवाइज करोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या मटेरियल है, एक क्लास नोट्स है और एक टेस्ट पेपर है, और आई गेस इतना काफी है। और जो 3300 क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किए उसके भी हाईलाइटेड या पॉइंट्स देख सकते हो, या उसे नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि एक भी सब्जेक्ट मत छोड़ो। कब कौन सा सब्जेक्ट आसान आ जाए आपको नहीं पता। इस बार जैसे मैथ्स आसान नहीं आया था, फिर भी मेरे कितने मार्क्स से 82 मार्क्स, इट इज अ गुड स्कोर। शायद हाईएस्ट भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन 82 मार्क्स है। सो आई कंसीडर इट गुड स्कोर एज पर दिस पेपर, बट जनरली 100 प्लस इज अ गुड स्कोर। सो मैंने क्या किया था, पिछली बार मैंने इथिक्स छोड़ दिया था, मैंने देखा भी नहीं कि इथिक्स कितने पन्ने का है, कितना टाइम लग रहा है, मैंने छोड़ दिया। और मेरा इथिक्स जैसे आया मैंने वैसे ही एग्जाम में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इथिक्स तो अपने को आता ही नहीं, ऐसे एक माइंड में बैठ गया था। लेकिन इस बार मैंने इथिक्स का करके 20-30 पेजेस के ही नोट से, तो इथिक्स के क्वेश्चन बन गए मेरे, मटेरियल साइंस के बन गए। आईसीटी जो पढ़ के गया था उसके मेरे गलत हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीटी के हर बार गलत होंगे, है ना। तो सब पढ़ के जाओ, कभी शायद कोई और सब्जेक्ट तुम्हारा फेल हो जाए, लेकिन कोई और सब्जेक्ट तुम्हें उठा दे। तो सब पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस उन्हीं की करो जो स्टैटिक पार्ट है, तो यू कैन इजीली गेट अ गुड स्कोर इन जीएस। जीएस में हमें ज्यादा मार्क नहीं लाना है, 150 120 ऐसे नहीं लाना है, क्योंकि उतने अगर तुम टेक्निकल में मेहनत करोगे, टेक्निकल में रिवाइज करोगे तो तुम ज्यादा लिफ्ट अप होगे। तो जीएस में अगर यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है, वहां पे ट्राई करना कि 70 to 100 तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, शुरू में नहीं लेकिन इंप्रूव करोगे तो जरूर आएंगे। और पेपर 2 जो 200 मार्क का रहता है, पेपर 2 की मैंने कैसे प्रैक्टिस की, मैंने नोट्स शुरू में देखे थे जब मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा था, और जब
मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी कंसेप्ट में, तो तभी मैंने मेरे प्रॉपर क्लास नोट्स को रेफर किया, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अब बहुत सारे लोग के शॉर्ट नोट्स बने नहीं होंगे, ये पता है मुझे। अब जिनके बने उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन क्लास के साथ साथ बनाओ, डिले मत करो शॉर्ट नोट्स को। कि समझो आज कुछ पढ़ाया, अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पता है, बना लो। अब जैसे मेरे भी शुरू में 30-40 पन्ने के शॉर्ट नोट बन रहे, तो ठीक है। मतलब ऐसा मत सोचना कि मेरे लंबे शॉर्ट नोट्स बन गए, यार मेरे बाजू वाले ने तो 2 पन्ने में बिठा दिया, अब कैसे करूं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कितने पन्ने में बैठ रहे, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में तुम पढ़ पा रहे हो और तुमने क्या क्या चीजें लिखी है। अगर तुम्हें लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, तुम देखो पीवाईक्यू में आया है क्या। अभी एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें कि 30 पन्ने को तुम कम टाइम और कम पेजेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। हाईलाइट कर लो चीजों को, जो जो तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो उसे हाईलाइट मत करना। जो चीजें लग रहा है तुम भूल रहे हो उसे हाईलाइट कर लो, तो एग्जाम के 2 दिन पहले तुम हाईलाइट चीजें पढ़ सकते हो। जब भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स लंबे तुम पढ़ पा रहे हो, तो प्लानिंग करो, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स सोचते रहो। और मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क, अभी से स्मार्ट वर्क कह सकते हैं अपन हाईलाइट करने को, लेकिन ये हार्ड वर्क के सिवा नहीं आएगा। जब तक तुमने शॉर्ट नोट्स में मेहनत नहीं डाली है, जब तक तुमने सोचा नहीं कि मैं कैसे करूं अभी, तब तक स्मार्ट वर्क ऊपर नहीं आएगा। तो पहले हार्ड वर्क आता है मेरे हिसाब से, और फिर स्मार्ट वर्क आता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और तो क्लास नोट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, शॉर्ट नोट्स। पीवाईक्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि मैं मतलब 5 साल के करूं, 10 साल के करूं, 15 साल के करूं, लेकिन मेरा ये था कि पूरे साल करना है, तो मैंने सब ईयर्स के किए थे। ऐसा नहीं कि सब चैप्टर्स किए थे, कुछ मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लास्ट के जो चैप्टर्स रहते, इक्विपमेंट्स वगैरह, उसके मैंने वही क्वेश्चंस किए थे जो रिपीटेटिव पूछे गए, और ऊपर ऊपर से देखा था, क्योंकि यार इतना सब तो नहीं हो पा रहा था उस टाइम। लेकिन बाकी जो नॉर्मल चैप्टर से कन्वेंशनल चैप्टर, उसके मैंने सब पीवाईक्यू करे थे। कभी भी कुछ भी आ सकता है, ईएससी प्री में भी और मेंस में भी। मेंस में भी तुम्हें 20 साल पुराना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस बार भी पूछा था, विंड फोर्स के रिलेटेड था। तो ये है कि पीवाईक्यू मत छोड़ो, उन्हें सीरियस लो। और मैंने 4-5 बार प्रैक्टिस किया होगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कहूं, जबकि मेरे पास जब 8 महीने टाइम था एग्जैक्ट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ईएससी में 750 बनाए थे। लाइक आई रीच टिल इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और गेट में मेरी तब 180 या 185 रैंक थी, याद नहीं आ रहा है, ऐसी कुछ रैंक थी 180 185। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ गलतियां की थी, इसलिए मुझे मेरा हुआ नहीं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरे दोस्तों का हुआ था। मेरे जो पीछे बैठते थे, भूपेंद्र मीना नाम था उसका, उसका 29th रैंक था, और 2 लोग थे, उनका सीडब्ल्यूसी आईडीएससी में हुआ है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है, बस ये है कि जो सर क्लास में बता रहे उसे सीरियसली नोट करना है, याद रखना है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है कि सर क्या बता रहे हैं, क्योंकि अब आज समझो स्वामी सर की क्लास हो जाएंगी, उनका जो 2 मिनट वाला फंडा है, 1 मिनट वाला फंडा है, भूल जाओगे कैसे सॉल्व करना है, फोर्सेस कैसे ले रहे सर। अगर बातचीत करते रहोगे तो याद नहीं आएगा कि सर फोर्सेस कैसे ले रहे। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसे सोचो कि सर क्या सोच रहे, सर क्या सोच रहे कि सर 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, हमें 3 मिनट लग रहे हैं। तो थोड़े सर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करो, हर एक सर के साथ, तो इजी जाएगा। तो जो टेक्निकल पार्ट है उसके लिए पीवाईक्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। और इस बार मैंने क्या चेंज किया कि मेरे प्री में हाईएस्ट आ गए, और मेरे 300 प्लस आते थे, मतलब कभी कभी नहीं, लेकिन टॉप 10 में तो रहता था मैं ईएससी के टेस्ट सीरीज में। इस साल मैंने लाइक 2-3 चैप्टर में एक वीक टाइप खींचता था। पिछली बार मैं क्या करता था, एक सब्जेक्ट उठाया, A4 शीट लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे पीवाईक्यू लिख दिए और सॉल्व करता, मतलब धड़ाधड़ सॉल्व करो बस कंटिन्यू। लेकिन मैंने इस बार क्या किया, मिक्स कर दिया कि 2-3 चैप्टर को साथ चलाओ, या फिर 2-3 सब्जेक्ट को साथ चलाओ। समझो एक सब्जेक्ट को 2 दिन लग रहा है, 3 सब्जेक्ट को 6 दिन, ऐसे मैंने 2-2 दिन ऐसे प्लान किया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, 3 सब्जेक्ट को हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देते, तो इससे क्या होता है कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, तुम एक लॉन्गर टाइम के लिए तीनों सब्जेक्ट के साथ टच में हो। तो रैंडमनेस में, प्लान्ड वे में रैंडमनेस प्लान करो कि मैंने सुबह एक सब्जेक्ट किया फ्रेश मूड के साथ। मेरा ये था कि जो पेपर 1 है उसको प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर, सोम, आरसीसी। और दोपहर में मैथ्स कर सकते हो 1-2 घंटा, या फिर कोई अपना पार्ट 2 का सब्जेक्ट, एफएम, ओसीएफ वगैरह, सॉइल।
और रात में मैंने रिवीजन के लिए 2 घंटे रखे थे कि शाम होते ही 2 घंटा हम रिवाइज कर सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं, और फिर 1 घंटा मैं मोबाइल का भी बताता हूँ कि मोबाइल का यूसेज प्रॉपर वे में कैसे करना है, क्योंकि तो 1 घंटा मैं मोबाइल के लिए रखता था, और बाद में 2 घंटा अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह गए जो सुबह नहीं हो पाए तो वो सॉल्व करता था। तो तो ये पीवाईक्यू और ये रिवीजन के लिए। अब मैं रिवीजन का भी बता देता हूँ क्योंकि प्री में रिवीजन भी काफी नेसेसरी है। तो मैं ऐसी एक A4 शीट में, मेरे लाइब्रेरी की आदत थी मुझे, तो A4 शीट पे मैं यहाँ पे लिखता था सब्जेक्ट्स के नाम, यहाँ पे लिखता था पीवाईक्यू, यहाँ पे लिखता था रिवीजन कितनी बार किया, और अगर टेस्ट सीरीज के मार्क्स लिखने हैं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे आप कॉलम बना सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ टैली मार्क्स करता था कि चलो ये सब्जेक्ट के पीवाईक्यू 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, इसका रिवीजन 1 बार हुआ। तो ये क्या है, ये मैं ट्रैक रख रहा हूँ कि मेरी कितनी चीजें हो चुकी है, लाइक मैंने कौन सा सब्जेक्ट कितनी बार रिवाइज किया है, कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है। एक तो ये आपको एक इजी वे है पता रखने में कि अभी कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, प्लानिंग में कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड करना है। तो डे टू डे प्लान तो नेसेसरी है, मेरे लिए प्लान एक नेसेसिटी बन गई थी, बिना प्लान के मेरा दिन कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं। तो एक दिन पहले पता रखो कि ये सब्जेक्ट मुझे 2 सब्जेक्ट करना है 1 वीक में, कुछ एक बेसिक आइडिया। और जब तक आप चीजों को लिखते नहीं हो, अगर मन में ही रह जाती है कि चलो सोम करते, आरसीसी भी करते, तो नहीं होता है। एक चीजों को लिखना शुरू करो, तुम्हारे डाउट्स हो, तुम्हें कुछ चीज सता रही है तो उसको लिखना शुरू करो, उस पर सॉल्यूशन फाइंड करो। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं बस लिखने में। तो 5 मिनट दोगे तो एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, प्लानिंग क्यों नहीं हो रही है। तो ये मैंने प्री के रिवीजन के लिए काफी यूजफुल था मेरे लिए। तो ये था कि प्लानिंग के लिए आप ये कर सकते हो, टू डू लिस्ट भी कर सकते हो। अब हम आते हैं मेंस पे। मेंस में मैं बताऊंगा कि मेरी क्या गलती थी कि मेरे 356 थे और मेरे दोस्तों के काफी अच्छे नंबर थे, 400 प्लस, 420 प्लस, और इस बार मेरे 421, जो कि ठीक है। तो मैंने क्या चेंज किया मेंस में, पिछली बार मैंने फॉरेस्ट सर्विस, सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, इनके पीवाईक्यू लगाए, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इनको रिवाइज कैसे करूंगा साथ में। और जो टेस्ट सीरीज थी मेंस की, मैंने उसे सीरियसली लिया, मतलब पढ़ाई करके सॉल्व किया, बट उसको मैंने कभी वापस सॉल्व नहीं किया। लाइक मार्क आ गए, मैंने वही छोड़ दिया। मिस्टेक्स की मैंने फोटो निकाल ली कि वहां पे मिस्टेक्स लिख के आती कि आपने पेपर में क्या क्या मिस्टेक की, उसकी फोटो निकाल ली और वो वही रह गया। तब मैं क्या था कि तब मैं तीनों के सिविल फॉरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा था, तो मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था। तो मैंने प्रायोरिटी में टेस्ट सीरीज को लास्ट पे रख दिया, इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज को टाइम नहीं दे पाया और कंसाइज मटेरियल नहीं हो पाया। और एग्जाम में भी, एग्जाम का मैं बाद में बताता हूँ इसके कि एग्जाम में क्या हुआ मेरे साथ। तो इस बार मैंने बस यही पक्का रखा था, अब मुझे पता थी मेरी गलती हुई है, तो मैंने पहले ये कि आइडेंटिफाई करो कि गलती कहाँ हुई है तुम्हारी। वो तो फाइनल में था, लेकिन तुम भी तो टेस्ट सीरीज दोगे, तो उसमें गलती कहाँ हो रही है ये आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी है। तो मैंने इस बार बस इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन सॉल्व किए और ये रखा कि पूरे सॉल्व करना है, 10-15 साल ऐसा कुछ नहीं, पूरे सॉल्व करना है, रिपीटेटिव प्रैक्टिस करना है, मटेरियल कंसाइज है। और मेरे नोट्स बन चुके थे, पिछले साल से मेरे क्लास नोट्स बने थे। और जैसे मैंने कहा कि फॉरेस्ट, सिविल और इंजीनियरिंग सर्विस मैंने करा था, तो उसकी थ्योरी मैंने एक जगह लिख रखी थी काफी अच्छे से। जैसे सोम का अगर रहा तो पहले पन्नों पे न्यूमेरिकल जो क्लास में पढ़ा रहे, लास्ट के पन्ने पे मेरी थ्योरी है। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरा ऑर्गेनाइज था। तो इस बार मुझे बस प्रैक्टिस करनी थी, और प्रैक्टिस अगर मैं कहूँ तो भी ये भी नहीं है कि मैं 12 घंटे पढ़ता था, लाइक 13 घंटे अगर बैठता होगा तो 12 घंटे में पढ़ता था। और नॉर्मली मेरे हिसाब से अगर दिन खाली है आपका तो आप 10 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, टाइम पास करते करते। मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ सकते हो। तो इस बार मटेरियल कंसाइज रखा, रिवीजन किया। डेरिवेशंस के लिए मैंने सेपरेट बुक बना रखी थी कि हर एक सब्जेक्ट का डेरिवेशन उसमें लिखा है। मेंस तुम्हारी पूरा टेस्ट करता है, क्योंकि डेरिवेशन में कुछ भी चेंज हो सकता है, अगर क्वेश्चन चेंज हुआ तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ चेंज हुआ है। तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और मेंस में चीजें, स्पीड, एक्यूरेसी, वो भी बताता हूँ। कंसाइज मटेरियल कंसाइज रखो, पहले से ही पता रखना है कि कितना पढ़ना है, रिवीजन के टाइम क्या पढ़ोगे ये आइडिया रहनी चाहिए। और थियरी तो मैंने लिख रखी थी,
न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस करो, रादर देन अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसे वापस वापस प्रैक्टिस करके उतना फायदा नहीं होगा। तुम कोई और टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, मैंने इस बार टेस्ट सीरीज सीरियसली ली क्योंकि मैंने कहा कि पिछली बार नहीं लिया था तो मेरे मार्क्स नहीं आए। इस बार जैसे ही टेस्ट खत्म होती थी मैं लाइब्रेरी जाता था, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको खुद से सॉल्व करता था। एक यूपीएससी की बुकलेट आती है, मतलब बुकलेट इन द सेंस बस खाली पन्ने रहते हैं वो, थोड़े मार्जिन्स वगैरह के साथ, तो तुम्हें स्पेस का एक आइडिया मिल जाता है कि स्पेस कैसी होगी। तो उस बुकलेट पे मैं प्रैक्टिस करता था, पूरी प्रैक्टिस रफ वगैरह सब उस पे करता था। थोड़े 100-200 रुपए लग जाएंगे लेकिन तुम्हें आइडिया तो रहेगी ना कि स्पेस कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस में स्पेस खत्म हो जाती है, तुम्हारा आंसर नहीं आता है, मार्क भी गया, टाइम भी गया, सब गया, तो फायदा नहीं है। तो स्पेस यूटिलाइजेशन भी काफी जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में सॉल्व करता था, और अगर कुछ नया क्वेश्चन मिला तो मैं उसे मेरे नोट्स में इंक्लूड करता था, क्योंकि मुझे वापस टेस्ट सीरीज देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेंस में पहले इतना सारा मटेरियल है, तो मैं उसे नोट्स में नए क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देता था, क्योंकि क्लास में हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो टेस्ट सीरीज को आप सीरियसली लीजिए, उनके क्वेश्चंस को वापस सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस रहते हैं, 8 में से 5 सॉल्व करना है, तो 3 क्वेश्चन आपने क्यों छोड़े, क्योंकि आपको आते नहीं थे, लेकिन वही अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो क्या करोगे। तो जो 5 क्वेश्चन है उनको तो देखना ही है, लेकिन वो 3 क्वेश्चन को रूम पे जाके सॉल्व करना है। फिर जब आंसर की आएगी तब मैच कीजिए, टाइम दीजिए बस टेस्ट सीरीज को सीरियसली, क्योंकि जो फाइनल पेपर हमारा मैच किया वो टेस्ट सीरीज के साथ ही मैच किया। आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही कहेगा कि लग रहा था कि टेस्ट सीरीज ही दे रहे। तो टेस्ट सीरीज को सीरियसली लीजिए। डेरिवेशंस को आप एक बुक में लिख सकते हैं, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। एक डेरिवेशन की बुक बनाई है डायरी टाइप, उस पे आप डेरिवेशन सब्जेक्ट वाइज लिख सकते हैं। एफएम में काफी सारे डेरिवेशन है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है मेंस की, मतलब जो चीजें जो आपको देखनी पड़ेगी, हैंड राइटिंग, स्पेस, स्पीड, एक्यूरेसी, और एक ऐड करना चाहूंगा प्लानिंग, लाइक चॉइस कौन से करने क्वेश्चन, चूज कौन से क्वेश्चन करने। हैंड राइटिंग अभी से सुधारेगा तो हो सकता है, मेंस में तो 2 महीने ही टाइम है, तो होगा नहीं तभी। तो हैंड राइटिंग ट्राई कीजिए कि आगे वाले को समझ में आए। अगर आगे वाले को समझ में नहीं आएगा तो मार्क क्यों देगा, है ना। तो हैंड राइटिंग, स्पेस का यूटिलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि यूपीएससी बुकलेट ले लीजिए। और दूसरा एक है कि जो सर क्लास में बताते हैं, सर क्लास में बताते कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पीवाईक्यू में ऐसे सॉल्व नहीं किया गया है कि जैसे आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यू में आप लोगों को समझाने के लिए सॉल्व किया गया है। हमें वहां जो चेक कर रहे हैं उन्हें समझाना नहीं है, उन्हें बस आंसर बताना है। दे आर ऑलरेडी एजुकेटेड, उन्हें बस आंसर बताना है कैसे लाया जाता है, और तुम्हें पता है तो ये कन्वे करना है। तो सर क्लास में हमें बताते हैं कि पहले फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज डालो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिखो। अगर बेंडिंग मूवमेंट का क्वेश्चन रहा है लंबा सा, सो दे विल गिव अ डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहा, तो एक एसएफडी बीएमडी बनाओ, डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, आंसर। अब उधर ये नहीं लेट अस पुट एक्स वैल्यू एज दिस, ऐसे एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना है, जो मैं पिछली बार किया था। तो स्पेस लिमिटेड थी, मेरा फाइनल आंसर भी नहीं आ पाया, टाइम भी गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वगैरह कुछ पूछे थे। लेकिन इस बार वो क्वेश्चन आया तो मैंने टैकल किया, क्योंकि मुझे पता था। 5-8 मिनट में मैंने लिख दिया वो क्वेश्चन, उसको चेक भी कर लिया और आगे बढ़ा। और ट्राई करो कि चेक नहीं करना है, वो मेरा इंट्यूशन था कि चेक करते, लेकिन चेक नहीं करना है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन आया, सोचने में भी टाइम नहीं देना है, प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए। अब प्रैक्टिस कौन से हद तक हो जानी चाहिए, तुम्हारे हाथ दर्द करने चाहिए। मेरे एग्जाम के 2-3 दिन पहले हाथ काफी दर्द कर रहे थे, तो तब तक प्रैक्टिस करो जब तक हाथ दर्द कर रहे हैं, 10-12 घंटे करते ही रहो। और पढ़ो मत, मेंस में थियरी तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को पढ़ो मत गलती से भी, लिख के सॉल्व करो। भले ही तुम्हें आता है, भले ही तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो आसान है, लिख लो। एक मसल मेमोरी बन जाती है कि क्वेश्चन आया, तुम सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला भले ही याद नहीं आया, लेकिन पेन अगर तुमने पकड़ ली तो फॉर्मूला लिख भी दिया तुमने। तो प्रैक्टिस करो। तो ये चीजों का ख्याल रखना, हैंड राइटिंग, स्पेस, स्पीड, एक्यूरेसी। स्पीड कैसे डेवलप होगी, तुम प्रैक्टिस करते हो, टाइमर लगा लो, एक स्टॉप वॉच मिलती है, तो वो स्टॉप वॉच लगा सकते हो कि क्वेश्चन को कितना टाइम लग रहा है हर एक क्वेश्चन को। तो स्पीड के लिए टाइमर, एक्यूरेसी के लिए
चेक करते रहना पेपर को वापस कि कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ तुमने 4 को 5 लिख दिया, होता है ना ऐसे सिली मिस्टेक, तो उसको नोट डाउन कर लो। प्लानिंग, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। अब जब टेस्ट सीरीज का मुझे याद है कि मैंने जो कंपलसरी क्वेश्चन था पेपर, कंपलसरी क्वेश्चन रहते हैं ना दो, पार्ट 1 और पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं, मैंने टेस्ट सीरीज में कंपलसरी क्वेश्चन ही छोड़ दिया। तो ये तो काफी सिली मिस्टेक है। अगर मैं टेस्ट सीरीज नहीं देता तो शायद फाइनल में छूट जाता। तो ये तो ब्लंडर हो गया ना सर, जैसे कहते। तो ये सबके साथ होते हैं, लेकिन याद रखना कि हमें वापस नहीं करना है। टेस्ट सीरीज तुम्हारा फाइनल एग्जाम नहीं है, तुम्हें बस बताने को है कि तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो, कहाँ तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हो, कहाँ मार्क इंक्रीज कर सकते हो, तो उसे सीरियसली लो। और प्लानिंग, चॉइस ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस साल तो यही हुआ कि पेपर 2 में लगभग सभी लोगों ने वही क्वेश्चन चूज किए। अगर मतलब क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट रहते, कोई तुम्हें पार्ट नहीं आता है, अगर 30 मार्क का क्वेश्चन रहा तो उसमें 3-4 पार्ट रहेंगे। तुम्हें देखना है कि कौन से क्वेश्चन में तुम थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, किसमें तुम एक क्वेश्चन छोड़ दिए 10 मार्क का, लेकिन बाकी सब तुम्हें 100% आता है। तो आधा आधा सॉल्व करने से अच्छा 10 मार्क का छोड़ के बाकी 50 मार्क ले लो या 30 मार्क ले लो। तो वो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारी टेस्ट सीरीज के टाइम ही बनेगी कि क्वेश्चन चूज कैसे करना है। तो ये हमारा हो गया मेंस का। लिमिटेड स्पेस रहती है। स्पीड के लिए स्टॉप वॉच, जैसे कहा मैंने, तुम प्रैक्टिस करते वक्त स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करो। इसका इस्तेमाल तभी भी कर सकते हो अगर तुम्हें देखना है कि तुमने दिन में कितनी पढ़ाई की है, अगर ट्रैक रखना है कि कितनी पढ़ाई की है, तो उसके लिए भी स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्यूरेसी के लिए नोटिंग डाउन द मिस्टेक्स, और एक है पेन, चूज द पेन वाइजली। अब सब पेन ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कीजिए बाद में कीजिए, लेकिन करना। मेरा पेन का थोड़ा ये था कि मैं पहले से ही सोच रहा था कि पेन के साथ गड़बड़ होगी पहले अटेम्प्ट में, तो मेरी पेन फ्लोट कर गई नहीं, और जो 2 पेन लाया था वो चल नहीं रहे थे। तो ये हुआ मेरे साथ, लेकिन फिर मैंने वही जो फ्लोट कर रही थी उसी से लिख दिया, क्योंकि अब तो सोचने का भी समय नहीं है, लास्ट के 10 मिनट बाकी थे, तो क्वेश्चन जैसे तैसे मैंने अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन ये किसी के साथ होना नहीं चाहिए। तो आप पहले तो सोचना मत, एक तो सोच अच्छी रखो। मैंने तो सोच के गया था कि पेन के साथ कुछ होना है, 10 दिन से सोच ही रहा था, फिर भी मैंने अरेंज किया, फिर भी हो गया। तो एक तो रहता है कि माइंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ गलती नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, तुम मेहनत करके जा रहे हो, सब अच्छा होगा। इस बार मैंने पेन अच्छे से प्रिपेयर करके आया था, शुरू से ही प्रिपेयर रखी थी पेन मैंने कि चलो ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। इस बार मुझे लगा, देखो मैं क्या था कि मैं काफी सोचता हूँ, तो वहां पे बेंच मेरा थोड़ा हाइट पे आ गया, मेरी हाइट छोटी है, बेंच यहाँ पे आ गया, बोला मैं मुझे आगे सरक के लिखना पड़ेगा, स्पीड कैसे मैच होगी। यहाँ पे तो चलो अच्छे पैड्स वगैरह सब सही है, सही लेवल पे, लेकिन वहां पे बेंच भी कोई आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम ना होगी। 3 घंटे की बात है, लिखना है जैसे तैसे, स्पीड मैच करना है, और हो गया। बेंच हाइट पे था लेकिन मैंने स्पीड में लिखा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, एग्जाम में भी कुछ हो सकता है, पहले भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव। जैसे 10-15 दिन किसी को घर पे जाना पड़े अभी, तो एक सब्जेक्ट छूट जाए, होता होगा ना किसी के साथ, तो ऐसा मत सोचना कि यार बाजू वाला तो आगे चला गया, उसका तो आरसीसी हो गया, मेरा रह गया। यार 2-3 महीने टाइम है ना, 6-8 महीने टाइम है, तुम कर सकते हो कवर। जब टाइम पास नहीं करना है, अगर, क्योंकि टाइम तो उतना ही है सबके पास, दिन में 24 घंटे ही है, कोई 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई 8 कर रहा है, कोई 10-12। इफेक्टिवली पढ़ाई करो। और 12 घंटे पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि तुम 5 घंटे सो रहे हो। मैं सोता था 7 घंटे, 6-7 घंटे सोता था आराम से, नींद इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमारा मेंस का हो गया। तो ये चीजों का अच्छे से याद रखना कि मेंस में ये चीजें काम आएगी। अब हम जाते हैं इंटरव्यू की तरफ। अब इंटरव्यू में मैंने ऐसे क्या कर दिया कि मेरा पहली बार में 140 आ गए, है ना। तो मेरी पर्सनैलिटी अच्छी थी, मैंने कॉलेज में डेवलप की थी। 11th-12th में मैं नारायणा में था, तो यू ऑल नो अबाउट नारायणा एंड ऑल दोस, कि वहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहते, मोबाइल यूज नहीं रहता है, 2 साल बस पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स तो बाजू में रखो, सोशल इंटरेक्शन भी बाजू में रखो, बस पढ़ाई। तो तब मुझे पढ़ाई करने की आदत लगी, डिसिप्लिन की आदत लगी, और ये था कि मैं कहीं भी एडजस्ट हो सकता हूँ। अगर आप उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो चुके हो तो दिल्ली के इन्वायरमेंट में आराम से एडजस्ट हो सकते हो। तो तब मुझे, और फिर मैंने जो 4 साल मेरे बीटेक था उसमें मैंने मेरे सोशल स्किल्स डेवलप की, कि इन्वॉल्व होना कल्चरल एक्टिविटीज में, वहां पे सेक्रेटरी था। तो
तुम एक्सप्लोर किया तो मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो चुकी थी। तो वो एक था कि मेरा एक काम नेचर की वजह से 140, लेकिन टोटल वो नहीं था, मैंने आंसर्स भी काफी अच्छे दिए थे उस टाइम। मैंने क्या किया था, मेरा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना लिया था टाइप करके, मेरा इंट्रोडक्शन और उस पे जो भी क्वेश्चन बनते। अब इस बार तुम्हारे पास टाइम है, तुमने डैश फिल कर रखा है ना? तो डैश पे हर एक वर्ड पे मैंने क्वेश्चंस बना रखे थे। जैसे संभाजी नगर, तो संभाजी महाराज कौन थे? तो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने क्वेश्चन में बनाए थे, उसके आंसर्स लिखे थे। वो एक पीडीएफ मैंने बना के रखा था। अगर मुझे मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ रहे तो मैं क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ और उसके आंसर्स लिख रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट में मैंने काफी हेल्प की कि मेरी एक बुकलेट थी, डैश के रिलेटेड थी, या फिर जो नई चीजें आजू बाजू हो रही है। कभी आप गूगल क्रोम स्लाइड करते हो, वहां पे कुछ नया टेक्निकल सिविल का मिलता है कि यहाँ पे ये अंडर वाटर ब्रिज बन रहा है, कोस्टल रोड बन रहा है मुंबई में, नया पोर्ट बन रहा है वाधवान पोर्ट। तो ये सब चीजें मैंने लिख रखी थी, चार चार लाइन ही क्यों, क्योंकि तुम्हें एक अवेयरनेस भी होना चाहिए। ये आप अभी मत कीजिए, इंटरव्यू के टाइम कीजिए डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लीजिए खुद के बारे में, अबाउट योर सेल्फ। वो आपको काफी इंटरव्यू में मदद करेगा, हर एक इंटरव्यू में मदद करेगा। एवरी टाइम यू विल नॉट नीड टू हैव अ सेपरेट राइट इन अ डायरी की चलो अब आईओसीएल का इंटरव्यू आ गया तो ये चीजें लिखते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा इंटरव्यू के लिए। तो डॉक्यूमेंट ने काफी हेल्प की। दूसरा था कि मैंने 6-7 मॉक्स दिए थे, मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे। तो उसमें जो भी मुझे क्वेश्चन पूछे जा रहे, मोस्टली 90% ये होता है कि लोग मॉक इंटरव्यू देख के छोड़ देते। मैंने वैसा नहीं किया, मॉक इंटरव्यू देखा, पॉज किया, क्वेश्चंस लिखे, उसके आंसर्स फ्रेम किए, मैंने कहा गलत आंसर बोला तो उसको नोट डाउन किया, उसको रेड पेन से लिखा। तो वो मैं इंटरव्यू के बुक के पीछे लिखता था, लाइक मैन्युअली लिखता था, हर एक चीज को तो टाइप नहीं कर सकते। तो ये चीज ने काफी मुझे हेल्प किया था कि मेरे जो आंसर से सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसका अगर जो आंसर में आपने कुछ चीजें लिखी है, यू कैन इंक्लूड दैट आंसर इन सम अदर क्वेश्चन इन यूपीएससी इंटरव्यू, है ना? जैसे मुझे मेडिजी में पूछा गया था कि तुम महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवेज बताओ, तो मुझे तो एक ही पता था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, लेकिन 3-4 एक्सप्रेसवेज बन रहे थे, तो मैंने वो नोट डाउन किया। और 2 एक्सप्रेसवे ऐसे थे कि वो मेरे नांदेड़ से पास कर रहे थे। मुझे फाइनल इंटरव्यू में पूछा गया कि नांदेड़ में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है बताओ। दे डिडंट आस्क अबाउट महाराष्ट्र इंडिया, लोकली पूछा कि नांदेड़ में प्रोजेक्ट बताओ। तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, 2 एक्सप्रेस हाईवेज, तो मैंने वो बता दिए। वो खुश हो गए कि यार इतने बड़े एक्सप्रेस हाईवे जा रहे हैं और इसे पता भी है। तो मैंने वो एक्सप्रेस हाईवे के बारे में देखा था कि डीपीआर स्टेज में, तो मैंने वो भी बता दिया। तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आप क्या कर सकते हो, बस पढ़ना ही नहीं, वीडियोस देखो यूट्यूब पे, किसी भी प्रोजेक्ट के देखना, टनल कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वाटर कैसे या फिर वेल फाउंडेशन कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ब्रिज कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मुझसे पूछा था कि मेट्रो के स्ट्रक्चर का बता दो, कि मेट्रो का स्ट्रक्चर एक बता दो आइडिया कि कैसा रहता है, कैसा फ्रेम होता है, ब्रिज, मेट्रो, ऐसे जो अनकन्वेंशनल टॉपिक है जो आप नोटबुक में नहीं पढ़ते हो या फिर क्लास में नहीं पढ़ते हो, तो ये सब यूट्यूब पे देख लेना, टनल कैसे बना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए। और अगर आप ये आंसर कर दिए कि एक बेसिक सा आइडिया, ग्राउटिंग करना है, रीइंफोर्स करना है। जैसे मुझे मेट्रो पूछा गया था, मैंने बोला सर मेट्रो स्ट्रक्चर स्टेशन के बारे में तो नहीं पता, मेट्रो ब्रिज मैंने देखा है। तो यू हैव टू चैनलाइज देम। ऐसे नहीं कि मैंने मना कर दिया सर पता नहीं, मैंने बोला ये नहीं पता है लेकिन मुझे ये पता है रिलेटेड टू दैट, सो दे विल आस्क चलो ये बता दो। तो मैंने बता दिया कि सर वो प्री स्ट्रेस रहता है, सेगमेंटेड ब्रिज रहता है, ये मैंने पढ़ा था। तो चैनलाइज करना है, इंटरव्यू कंप्लीटली आपके हाथ में, और वो तुम्हें सपोर्ट करने ही बैठे, सिलेक्ट करने ही बैठे, वो रिजेक्ट करने नहीं बैठे। दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो इंटरव्यू में कामनेस मेंटेन करना है, ऑर्गेनाइज रहना है, घबराना नहीं है। इस बार मेरा पहला भी आंसर आई डोंट नो था, लास्ट में भी आई डोंट नो था, लेकिन मैं काम था, मैंने स्माइली फेस के साथ निकल गया, वो भी हंसे। तो मेंटेन कामनेस, पॉजिटिव एनर्जी देयर। तो घबराना नहीं है इंटरव्यू के साथ। वही ये चीजों में इंटरव्यू का ध्यान रखना कि यूट्यूब वीडियो जो स्मॉल स्मॉल रहते, कोई और टाइम पास इंस्टाग्राम वगैरह पे जाने की वजह से बजाय ये सब फॉलो कर लो। काफी चैनल रहते जो फील्ड की चीजें बताते हैं, देख लेना, कहीं ना कहीं तो मदद आ जाएगी आपको। तो लोकल का ज्योग्राफी भी करके जाना। मैं इस बार मेरे नांदेड़ की जो मेरा होम टाउन है उसकी ज्योग्राफी में करके नहीं गया था,
कि मुझे आजू बाजू पता थे लेकिन काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट थे, 3-4 पता थे, 2-3 नहीं पता थे। या वाटर बॉडीज, जैसे इन्वायरमेंट में सागर सर बताते हैं कि तुम्हारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, सीवेज कितना जनरेट होता है। ये जो बेसिक चीजें जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो वो होम टाउन के लिए करके जाना, और ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर लो उसमें। मेरे टाइम इस बार जो चेयरमैन सर थे उन्होंने गूगल मैप्स ओपन कर लिया था, तो यार पहले ही मेरा देख के हो गया कि यार गूगल मैप भी ओपन किया जा सकता है। लैपटॉप था उनके पास, वो तो चेयरमैन है। तो उन्होंने पूछा चलो ये बताओ आजू बाजू कौन से शहर है। अच्छा, मैंने एक दो मिस किए तो बोली तुम्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता शहर के बारे में। बोला नो सर, ये तो मतलब पता है बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम्स, क्योंकि मैं वहां पे ब्लफ नहीं कर सकता था, ऑनेस्टी मेंटेन रखना है। तो उन्होंने फिर एक वाटर बॉडी निकाली 30-40 किलोमीटर के अंदर, मन्याड नाम की, तो बोले ये वाटर बॉडी क्या है, इसका तुम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हो इरिगेशन। तो वो मैंने बता दिया कि इरिगेशन के लिए, क्योंकि वो मेरे गांव के बाजू में ही थी। तो ऐसा है कि ज्योग्राफी अच्छे से करके जाओ, कुछ मत छोड़ो अपने होम टाउन के बारे में, होम स्टेट के बारे में। तो इंटरव्यू यू कैन स्कोर वेल, 120 प्लस इज अ गुड स्कोर। ऐसा नहीं कि सबको 100 प्लस मिलते, किसी को 88 भी मिले, किसी को 90 भी मिले। तो वो तुम्हें एक काफी ज्यादा 40-50 मार्क। अब देखो 90 और 150 में गैप कितना है, 60 मार्क्स का है। ये टॉपर के मार्क्स है, और 90 के नीचे भी 88 किसी को मिले, तो ये देखो 60 मार्क्स का गैप क्रिएट हो सकता है। जिन्होंने मेंस में अच्छा किया उनका तो सिलेक्शन हो रहा है, मतलब इंटरव्यू में एवरेज आए तो। लेकिन अगर जिन्होंने मेंस में अच्छा नहीं किया है उनके लिए इंटरव्यू एक चांस आ सकता है, भले ही टॉप का डिपार्टमेंट ना मिले बट एक सिलेक्शन तुम्हारा इंटरव्यू करवा सकता है। मुझे पता था मेरा मेंस खराब गया है इस बार 356, आई वर्कड हार्ड, आई गॉट 140। इस बार भी आई वर्कड हार्ड, बट इंटरव्यू में बहुत सारे मतलब मुझे फील्ड के ही क्वेश्चंस पूछे गए। इफ आई वांट टू शेयर वन क्वेश्चन आई विल शेयर की दे गेव दिस मैडम सेड कि देयर इज अ 2 फ्लोर बिल्डिंग, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वी हैव टू बिल्ड 2 फ्लोर्स अबव इट। तो आप कैसे करोगे, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। तो फिर दैट आई डाइवर्टेड की रेट्रोफिटिंग सेंसर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, वो आप पढ़ोगे तो आप भी बता सकते हो, बट तब याद आना चाहिए, मना नहीं करना है। ट्राई फॉर 10-15 सेकेंड्स एंड ट्राई टू आंसर इट। और ऑनेस्टी तो मेंटेन रखो, अगर उन्हें कहीं भी लगा ब्लफ कर रहे हो तो फिर वही स्कोर आ जाएगा 100 बिलो। ठीक है, ये तो सब प्रिपरेशन के बारे में, रिवीजन। और शॉर्ट नोट्स का तो शॉर्ट नोट्स आई विल ट्राई टू शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, सो यू कैन गेट एन आइडिया। ऐसा नहीं कि फिर तुम खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना छोड़ दो, बट तुम आइडिया लो, क्योंकि खुद के शॉर्ट नोट्स खुद के रहते हैं, उसमें मिस्टेक्स हो सकती है, बट ट्राई टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। जहां बन नहीं पाए या मिस हो गए यू कैन यूज माई शॉर्ट नोट्स। अब हम आते हैं पर्सनल इश्यूज पे। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या प्रिपरेशन में? नहीं, पूछ सकते हो, पूछो। जीएस का उसमें बताया था, क्या डाउट है क्या कुछ? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, देखो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है इथिक्स उसके बना लो, अभी आपके पास टाइम है। तो जो कुछ सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आप प्रिंटेड ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आपको पता ही है। मैंने तो क्या किया था, कुछ सब्जेक्ट्स के बनाए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के पक्का बनाओ, क्योंकि वो तुम्हें इमेजिन करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मैंने प्रिंटेड लिए थे। मटेरियल साइंस के मैंने बनाए थे, हाँ बनाए थे। तो वो आप पे प्रिंटेड बनाना, क्योंकि जब आप हाथ से बनाते हो तब आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो, बनाना तो एक ही बार है, पढ़ना तो 10-20 बार है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ने में, ब्लैक एंड व्हाइट में सब तो एक ही हाईलाइटर से हाईलाइट करोगे ना, तो थोड़ा पेन्स वगैरह यूज कर सकते हो। तो ट्राई कीजिए कि बनाओ, अभी टाइम है आपके पास, हर रोज 1-1.5 घंटा भी दोगे तो बन जाएंगे नोट्स। मेरे पास सब टाइम नहीं था तो मैंने कुछ प्रिंटेड लिए थे, कुछ बनाए थे। स्टैंडर्ड्स क्वालिटी मैंने प्रिंटेड लिया था, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है प्रिंटेड बनाने से, बस एक ही टाइम फैक्टर एक ऐड होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्रिंटेड लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़िए उसे वापस। कोई और क्वेश्चन? जीएस ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन? मेरा ऐसा था कि मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मेरे 73 मार्क्स थे, तब मैंने
तब मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले लिया था। ऑनलाइन शेयरिंग में लिया था दोस्त के साथ, और ऑफलाइन तो था ही अपने पास, क्योंकि ऑफलाइन मेरी, मुझे याद है 18 दिसंबर को बैच खत्म हुई थी, फेब में अपनी एग्जाम है। तो ये तो पक्का था कि अगर क्लास के साथ तब हम चाह रहे थे तो तब शायद सिलेबस कवर हो जाता, रिवीजन नहीं होता जीएस का। तो फिर हमने सर वगैरह से बात किया था, तो सर ने सजेस्ट किया था कि ऑनलाइन ले लो। तो मैं दो दो सब्जेक्ट साथ चला रहा था। ऑनलाइन में 1.5 स्पीड से अपन चल रहे, क्लास में भी एक सब्जेक्ट चल रहा है। तो बेसिकली हमने प्लान किया, मतलब 2-3 महीने पहले ही। तो वैसे आप प्लान करो, ऑनलाइन ऑफलाइन से फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम शाकिब बोल के AR-15 है। ही डिड ऑनलाइन, कंप्लीट ऑनलाइन किया था उसने प्री, और वो इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में बस क्लासरूम इंटरेक्शन का जो मैंने कहा वही फर्क है। जीएस तो ठीक है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर टाइम की दिक्कत लग रही है, यहाँ पे टाइम पास हो रहा है दोस्त वगैरह के साथ, तो ऑनलाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। Thanks. लाइक जो हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं उसको हम लोग एनालिसिस कैसे करें, मतलब कि क्या कहते हैं कि जो हम लोग जो क्वेश्चन नहीं लग रहे हमारे तो उनको फिर से दोबारा लगाए बिना देखे कि मतलब उनका सोल्यूशन देख ले, या मतलब कि टेस्ट प्रॉपर सीरीज का बताता हूँ मैं। एक चीज रह गई, जो मेरी प्री की टेस्ट सीरीज थी, तो ये जो फ्रंट पेज था मैं उसी पे लिखता था मेरे इतने मार्क्स आए, मतलब 280 290 जो भी मार्क्स आए, और मैं लिखता था मिस्टेक्स में कितने गए। अब मिस्टेक्स को भी मैंने क्लासिफाई कर लिया था कि कैलकुलेशन में कितने गए, कंसेप्चुअल मिस्टेक कितनी है, अच्छे से पढ़ा नहीं मैंने क्वेश्चन, ये कितने। ये जो एक कॉमन होता है कि क्वेश्चन यार हमने कंप्लीट ही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन मार्क तक क्लास तक नहीं पढ़ा तो मिस्टेक हो गई। तो उसमें देखता था कि मेरे कितने मार्क्स जा रहे हैं। तो ऐसे आप क्लासिफाई करके एनालाइज कर सकते हैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज को एनालाइज कर सकते हो। और जो सॉल्यूशन की बात आपने पूछी, जो डाउट रहता है तो पहले टीचर अगर अवेलेबल नहीं रहे, रिप्लाई नहीं आया, तो ट्राई करो ऑफिस में, या फिर रेफरेंस बुक हम क्लास नोट्स के साथ रेफर नहीं कर पाते और नहीं करते जनरली। लेकिन जो डाउट आते हैं उसके लिए आप जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक सर स्टार्टिंग में ही बताते हैं ना कि ये रेफरेंस बुक, वो डाउनलोड करके रख दीजिए PDF, और उसमें जहां डाउट आए वो देखिए। rather than seeing on YouTube or on Google, I'll prefer reference book कि वो स्टैंडर्ड है। तो ऐसे डाउट आप क्लियर कर सकते हो। सॉल्यूशन की बात रही, टेस्ट सीरीज में कुछ अगर नई चीज पता चल गई आपको तो वो शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर दो, कुछ क्वेश्चन लिख दो कि ऐसे एनालाइज करना है। सॉल्यूशन से भी काफी चीजें पता चलती है, और ट्राई करना कि सॉल्यूशन मतलब सही हो। अगर कुछ गलत लगे तो गलत को ही अपना कंसेप्ट बना मत लेना ना, इसलिए सर या फिर रेफरेंस बुक, ये दो चीज। और कुछ सर ESC प्री की जो थ्योरी है उसके लिए क्या क्लास नोट्स इनफ है या फिर कुछ अलग से भी रिक्वायर? इनफ है क्लास नोट्स, आई विल से कि इनफ है। कंप्लीटली तो आप 100% नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट सीरीज ऐसे सेट की टेस्ट सीरीज PYQ में कुछ नई चीज आती है तो टेस्ट सीरीज PYQs में ऐड ऑन कर देते हैं, तो आई थिंक इट्स इनफ। हमने किया है तो या इट्स इनफ। उसमें कुछ अगर थ्योरी दिखती है PYQ या टेस्ट सीरीज में तो उसको लिख लें अपने। हाँ, लिख लो, समझ लो क्या चीज है वो, यही है। और क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि 167 इट इज नॉट अ गुड स्कोर नॉर्मल पेपर में, 200 प्लस 210 वो गुड स्कोर है। लेकिन यार देखो मेरे ही हाईएस्ट आ गए, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए नहीं, अटेम्प्ट ज्यादा हो गया था 130 का। आई एग्री कि मिस्टेक्स हुए, बहुत सिली मिस्टेक, बट तुमसे जितना हो सकता है क्लास नोट्स PYQ टेस्ट सीरीज इतना हाथ में, अब तुम रेफरेंस बुक लेके पढ़ नहीं सकते, यस सर, है ना? टाइम का क्रंच है। हाँ, तो 2-3 साल लग जाएंगे अगर सब रेफरेंस बुक देख के सब पढ़ने लगे तो हमें 1 साल में निकालना है। तो इसलिए इधर तक ही कंस्टेंट रहो, कुछ नया चीज मिले तो लिख लेना। थैंक यू सर। सर वो जो गेट का भी, जैसे अभी हमारे पास 2 मंथ है, 2 मंथ भी आप नहीं रहे। जैसे 16 फेब को गेट का पेपर है, ठीक है, तो अभी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसको हम आपका एक बैच जो 18 दिसंबर को खत्म हुआ था, आपने गेट और ESC दोनों एक साथ कैसे किया था? और हम अभी क्या करें, जो गेट के न्यूमेरिकल जो पिछले हमारी इन्वायरमेंट 3 मंथ पहले खत्म हो चुकी है, सॉइल खत्म हो चुका है, इस सबको आप रिवाइज करके टेस्ट में कैसे इंप्लीमेंट करें? क्योंकि मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ उसमें गलतियां हो रही है, जो क्वेश्चन मैं कर रखा हूँ वो क्वेश्चन फिर भी गलत हो रहे हैं। तो पहले तो गलती तो आइडेंटिफाई कर ली, हाँ क्यों हो रहा है ये देखा, हाँ। ये देखा तो इम्प्रूव होना चाहिए ना, पता है ना चीजें। और गेट का कहूँ तो मैंने गेट के PYQs भी लगाए थे, मेरा मेन फोकस था ESC। और जो गेट में इस बार 4th रैंक आई है, मैंने गेट के PYQ बस एक बार लगाए थे,
टेस्ट सीरीज कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं किया था क्योंकि मेरा फोकस था ईएससी। गेट में मुझे इससे भी पीएसयू मिल रहे थे, मैंने नहीं लिया था। तो गेट के पीवाईक्यू तो अच्छे से सॉल्व करो, भले ही आप ईएससी दे रहे हो या गेट दे रहे हो, पीवाईक्यू मस्ट है क्योंकि ये आपका थोड़ा कवरेज बढ़ा देता है। दिस विल हेल्प यू इन मेंस, क्योंकि मेंस में काफी सिमिलर न्यूमेरिकल्स रहते हैं सॉइल वगैरह में। तो पीवाईक्यू सॉल्व करो। और टेस्ट सीरीज आप जो कह रहे हैं टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आते, तो उतना सोचो मत कि मार्क्स नहीं आ रहे, बस ट्राई टू इम्प्रूव देम। टेस्ट सीरीज डिफिकल्ट बनाई जाती है क्योंकि कब पेपर कौन से डिपार्टमेंट का डिफिकल्ट आ जाए, जैसे पिछली बार आया इलेक्ट्रिकल का डिफिकल्ट आया था, तो पता नहीं है। तो एक लेवल पे टेस्ट सीरीज रहती है, आप प्रैक्टिस करो लेकिन पीवाईक्यू पे अच्छी ग्रिप रखो। मैंने अगर पीवाईक्यू सॉल्व करके मेरे कंसेप्ट क्लियर थे पहले, तो मैं अगर 4 रैंक ला सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज के बिना आप ला सकते, टेस्ट सीरीज में कम मार्क आना विल नॉट हैम्पर योर मार्क्स, आई एम सेइंग। बस इम्प्रूव, ट्राई टू इम्प्रूव देम। पीवाईक्यू पे अच्छी ग्रिप रखना है दोनों के। पीवाईक्यू सारे साल के हाँ सारे करो, क्योंकि एक टारगेट बनाओगे ना सारों का, तभी कर पाओगे। 10 साल का टारगेट बनाओगे तो 5 साल का करके छोड़ दोगे तुम, है ना। तो टारगेट रखो, सभी करना है। जैसे भी टाइम हमारे पास कम है, हमारी बैच भी लंबी। मैंने क्या कहा था, मेरे पास 8 महीने थे तब मैंने किया। तब मैंने 2 महीने में रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स किए, पीवाईक्यू गेट के 1-2 बार लगाए, ईएससी के 3-4 बार लगाए। आपके पास कितने महीने? 2 महीने। गेट के लिए 2 महीने, पीवाईक्यू तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है रिवाइज करके। तो मैंने पिछली बार 2 महीने में 180-185 रैंक लाई थी। तो कर सकते हो यार, मेरे दोस्त ने भी 150 रैंक लाई थी, कुछ टॉप भी थे, फर्स्ट टाइम ही था, तो कर सकते हो। बस यही है कि पढ़ाई करो कंटिन्यूअसली। और एक लास्ट क्वेश्चन कि आप रिवाइज कैसे करते थे? मतलब अभी हमारे पास कम टाइम है, पीछे का चीज को रिवाइज भी करना है, और नई नई सब्जेक्ट भी, हाईवे बचा, ओसीएफ बचा अभी, तो नई सब्जेक्ट आ रहे हैं। रिवाइज करना शुरू कर दो। बेसिकली क्या करना है, जो सब्जेक्ट तुम्हारे छूट गए, बड़े बड़े सब्जेक्ट है, उनको एक बार गो थ्रू कर लो, शॉर्ट नोट्स देख लो और पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। अभी दिसंबर है, अभी रिवीजन आपका शुरू हो जाना चाहिए। जैसे तैसे हो रहा है रिवीजन शुरू करो क्लास के साथ साथ। तो रिवीजन के टाइम मैंने जैसे कहा ये टैली शीट थी मेरी, तो ऐसा कुछ आप ट्रैक करने के लिए खुद के लिए कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ। जो कोई नहीं बोलो। हाँ, जो मेंस का बैच है वो ऑनलाइन प्रेफर करना चाहिए या ऑफलाइन? तो आई सेड कि आई विल से कि ऑफलाइन प्रेफर करो ऑनलाइन से ज्यादा। यू विल मीट न्यू पीपल, वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर मुझे 90 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से, तो उसको 150 कैसे आ रहे हैं, उसका पेपर आप देख सकते हो, बात कर सकते हो। तो वो एक मतलब ऑफलाइन प्रेफर करना ऑनलाइन से ज्यादा। बट इफ देयर आर सम कंडीशंस यू कांट कम टू दिल्ली और सम अदर बैच, गो फॉर ऑनलाइन। वन मोर डाउट सर, हमारे जो स्टेट में सर जो नॉन टैग आता है, तो उसके साथ में मैनेज कैसे करें? मैंने स्टेट पे फोकस नहीं किया था, लेकिन जनरली 1-2 घंटा दे दीजिए। आपको 2-3 महीने पहले ही पता रहना चाहिए कि एग्जाम इस डेट पे, तो तब यू कैन गिव 1 आवर्स 2 आवर्स। बट मैंने स्टेट के भी एग्जाम्स निकाले थे, लाइक आई वाज अ जूनियर इंजीनियरिंग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो उसमें मैंने नॉन टेक पे फोकस नहीं किया था। अपना टेक्निकल इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि नॉन टेक के मार्क्स इधर कंपनसेट हो जाए। तो ग्रिप टेक्निकल पे रखो। 2-3 महीने पहले नॉन टेक अगर शुरू करना है तो कर सकते हो, बट मेजर जो टारगेट है आपका, टारगेट ईएससी है, स्टेट की एग्जाम है या एक ही फोकस रखो। बाकी एग्जाम आए तो आए, नहीं आए तो भी कोई नहीं, हमारा ईएससी आ जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। भैया क्या हो रहा है कि लाइक अभी हमारी मतलब 10 घंटे की क्लास चल रही है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे को मतलब रिवाइज करने में ही सारा टाइम मेरा निकल जा रहा है। तो स्पीड कैसे बढ़ाए, मतलब कि जाके क्वेश्चन भी सारा लग सके साथ ही साथ में। जैसे पहले कहा कि प्लानिंग करो कितना टाइम किस में लग रहा है। प्रायोरिटी दो कि जो तुम्हें अभी सिखाया जा रहा है उसको आप पहले कंप्लीट करो, तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम दो। रिवीजन को थोड़ा टाइम कम कर देना। फिर अगर आज का ही नहीं हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि इसको भी कभी तो रिवाइज करना है, लेकिन बेस तो पक्का होना चाहिए ना। तो पहले इसको रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रात में 1-2 घंटा रिवाइज कर लेना। जैसे मैंने कहा कि मैं जल्दी आता था मोबाइल पे शॉर्ट नोट्स से, उसको मैं रिवाइज करता था। और मैंने ये एक आदत बना रखी थी, आशीष सर कहते हैं कि क्लास में जब तुम्हारा अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, कहते हैं, किसी को याद होगा तो। हाँ, तो मैं क्या करता था, मेरे लिए तो बुक बल्कि थी, मतलब यहाँ पे चेयर पे बुक रखना, सब कुछ रखना एक साथ सॉल्व, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने मोबाइल में ही घर से आते वक्त में पीवाईक्यू के स्नैपशॉट लेता था कि 2 पन्ने, कल समझो 30 क्वेश्चन तक हो गया तो 30 to 60 मेरे मोबाइल पे है, वहीं पे मैंने शीट फोल्ड कर ली, वहीं पे मैंने ऑप्शंस लिख लिए, घर पे जाके चेक कर रहा हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट।
तो ऐसे कर सकते हो, है ना। तो हम क्वेश्चन थोड़ा बाद में लेते, कुछ और एक्सप्लेन करना है जो पर्सनल इश्यूज में थे। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने बता दिया कि प्लानिंग, एक डेली डायरी रखो, उसमें लिखो कि कल क्या करना है, एक महीने में कितना है। एग्जाम के पहले के 10-15 दिन छोड़ देना, वो एक तुम्हारा थर्ड रिवीजन के लिए, मतलब फाइनल रिवीजन के लिए 10 दिन, तो उसको इंक्लूड मत करना। 5 दिन का गैप रखना, क्योंकि एक सब्जेक्ट कुछ छूट जाए तो वहां कर सकते हो, उसके हिसाब से प्लानिंग करना। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई वॉज डिसिप्लिन थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। ऐसे नहीं कि मैं कंटिन्यूअसली एक डिसिप्लिन में था, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उस दौरान मैं डिसिप्लिन में हूँ, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, और तभी कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप सुबह समझो छोले भटूरे खाने निकल जाओ, हाँ, लाइब्रेरी में बैठो, याद आई छोले भटूरे खाने निकल गए, चला गया, दोपहर चलेगी, 12-1 बजे तक तो आप आओगे ही नहीं लाइब्रेरी, सीधी सी बात है ना। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज तुम्हें कहाँ लेके जा रही है। द क्रेविंग फॉर ईटिंग आउट विल वेस्ट योर 4-5 आवर्स। तो वीक में एक बार स्पेसिफिक टाइम निकाल के बाहर खा लेना, या 2 वीक में एक बार, एग्जाम के पहले नहीं, एग्जाम के 15 दिन पहले दूध, अंडे, फ्रूट्स वगैरह सब शुरू करो। फ्रूट्स तो अभी लेना शुरू करो। शेयरिंग रूम शेयरिंग में रहते, बाजू का डिस्टर्ब करता है, गाने जोर से बजाता है या फिर जो भी है, होता है बहुत लोगों के साथ। मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। मैं ट्रिपल शेयरिंग में रहा, डबल शेयरिंग में रहा, बाथरूम भी शेयरिंग में थे 4-5 लोगों में। तो इस कंडीशन में भी मेरे साथ कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आई नेवर डिस्टर्ब एनीवन। कि तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें अगर मुझे बाहर जाना है तो आई विल नेवर कॉल यू कि चलो मेरे साथ चाय पी के आते। अगर आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो आपको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड ऑल्सो लर्न टू से नो, कि मैं नहीं आऊंगा, मेरी पढ़ाई है, कहने दो। अगर वो कह रहे कि कितनी पढ़ाई करेगा भाई, कहाँ AR1 लाएगा क्या, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, है ना। ऐसे लोगों से दूर रहना है, थोड़ा दूर ही रहो, होता है। और जो लोग कह रहे हैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि खुद पे फोकस ज्यादा करो। तो पहले दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करो, तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अब शॉर्ट नोट्स का मोबाइल पे स्टोर करना, अच्छे से बनाना क्लास के बाद, ये सब चीजें याद रखना। बिकॉज नोट्स आप बार बार नहीं खोल पाओगे, शॉर्ट नोट्स ही खोलोगे। नोट्स जब भी खोलोगे जब कुछ कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स ही खोलोगे, तो उसको एक बार ही बना रहे हो, काफी अच्छे से बनाओ। लंबे हो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के साथ आप सीख जाओगे। रिवीजन का तो बता दिया। और एक चीज थी कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, एक दोस्त था अमित नाम का, उसके साथ मैं रिवाइज करता था। शाम में 5 के बाद चाय पीने का टाइम होता है, या फिर कुछ फ्रूट्स हुए, तो हम क्या करते थे, फ्रूट वगैरह लेके खाते खाते रूफ पे जाके डिस्कस करते थे। इरिगेशन की बुक ले ली, मैं एक चैप्टर उससे पूछ रहा हूँ, वो बता रहा है, वो चैप्टर एक मुझसे पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ। 1 घंटे में 3-4 चैप्टर्स रिवाइज हो गया हमारे। एक मूड भी फ्रेश हो गया, पढ़ाई से बाहर आ गए, ओपन इन्वायरमेंट में, रिवीजन भी हो गया। और मुझे कुछ चीजें याद नहीं हो रही तो उसने बता दिया कि चलो इसको ऐसे याद करते हैं, मैंने उसको मेरी ट्रिक्स बता दिए। मैंने ये नहीं देखा कि अगर मेरी वजह से उसके 10 मार्क बढ़ रहे तो, और उसकी वजह से मेरे पास 1 मार्क बढ़ रहा है, तो मैं उसे क्यों बताऊं। मेरा 1 मार्क बढ़ रहा है ना। तो बी पॉजिटिव, एक दोस्त ऐसा रखो कि जिसके साथ आप शेयर कर पाओ, एक दूसरे की गलतियां बताना है, एक दूसरे को ज्यादा चढ़ाना नहीं है कि यार ऐसा। तो बी ओपनली विथ वन फ्रेंड यू कैन मेक। और मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल के लिए मैंने क्या किया, प्रिपरेशन के दौरान ऐसा था कि 4 साल तो बीटेक में थे IIT हैदराबाद में, तो इंस्टाग्राम वगैरह तो काफी चलाते थे ये सब चीजें। तो आते वक्त मैंने देखा कि चलो अनइंस्टॉल करके देखते, लेकिन इंस्टॉल हो रहा है वापस, टेम्परेरी डीएक्टिवेट किया, वापस लॉगिन हो रहा है। तो यार अब क्या करें, हाँ। मोबाइल तो फिर मैंने सोचा कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालते, मोबाइल दूर रखते, कि मैं अब इतनी मेहनत नहीं करूंगा कि लाइब्रेरी से रूम जाऊं इंस्टाग्राम खोलने के लिए, हाँ। तो मैं फिर प्रिपरेशन के दौरान मोबाइल में दूर रखने लगा, बैग में चेन के अंदर लॉक करना है, पढ़ाई करने जाना है, तो जब आओगे खाना खाने के टाइम तब चेक कर लेना। तो मोबाइल को मैंने ये टाइम दिया। फिर एक डाउट आ गया कि मुझे PYQ में दिक्कत आ गई, मैं गूगल पे सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी इमेज नहीं देख पा रहा हूँ। अब कितनी बार मैं बाजू से के लड़के से मोबाइल मांगूंगा। तो मैंने उसको नोट डाउन शुरू कर दिया। एक पेज रखता था, डायरी जैसे कहा, प्लानिंग डायरी में आप लिखिए कि आपको कौन से पेज पे कौन से सब्जेक्ट में डाउट है। रात को जो मैंने 1 घंटा कहा था मैं मोबाइल यूज करता हूँ, वो 1 घंटा ये था
कि मेरे डाउट्स में वो 1 घंटे में क्लियर करता था। मोबाइल मेरे हाथ में है, तो देखो कि कहाँ डाउट है, क्या है, सर से चैट करो। काफी सर जो है जो रात में भी आंसर देते। आई रिमेम्बर कि अखिलेश माथुर सर, मैंने 11 बजे डाउट भेजा, 11:30 बजे उनका मैसेज आ रहा है आंसर के साथ। तो मैंने सोचा कि अगर वो इतने डेडिकेटेड है तो हम क्यों पढ़ाई नहीं कर सकते? अगर एम के सिंह सर खड़े रह के इतना सिखा सकते हैं तो हम बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकते? तो यार टीचर्स आर डेडिकेटेड। जब दोनों का एम मैच हो जाएगा, टीचर्स का तो एम है ही कि तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है, लेकिन तुम्हें अगर खुद का करवाना है, ये मैच हो जाएगा तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये एक था मोबाइल डिस्ट्रैक्शन के लिए। मोबाइल बाजू में रख दो, खाने के टाइम वगैरह देख सकते हो। और एक है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाए, पास्ता पसंद नहीं, पोहा पसंद नहीं, होता है ना प्रॉब्लम, हाँ नहीं पसंद, पराठे में कच्चा पराठा है। तो फूड में मैंने क्या किया, मैंने इस बार जब आया तब मैंने ब्रेकफास्ट की जगह मैंने फ्रूट्स इंक्लूड कर दिए। 2 फ्रूट्स रखता था, तो वो खा के, फ्रूट्स, कैश्यूज, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा के मैं लाइब्रेरी जाता था, तो भूख भी नहीं लगती थी। तो ब्रेकफास्ट के लिए मेरा था कि फ्रूट्स इज एन ऑप्शन, यू कैन ड्रिंक फ्रूट्स प्लस मिल्क, सो प्लान अकॉर्डिंगली। पॉल्यूशन रहता है, साउंड, या मतलब यहाँ पे जाते जाते ही हॉकिंग वगैरह गाड़ियों की, या फिर एयर पॉल्यूशन जो भी है, तो मास्क यूज करना शुरू कर दो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन यूजिंग मास्क, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ इज अ प्राइमरी थिंग हियर। हेल्थ नहीं है, घर पे जाना पड़ रहा है 10-15 दिन पे, तो यहाँ आने का ही मतलब नहीं है, पढ़ने का ही मतलब नहीं है जब तुम्हारी हेल्थ ही नहीं है। तो मास्क यूज करना, फूड, मिल्क, फ्रूट्स, कोई एग खाता है तो एग शुरू कर दो, तो ये सब चीजें कर सकते हो। फ्रेंड्स 2-3 रखो, ज्यादा मत रखो। ज्यादा क्यों नहीं मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। अगर एक भी बंदा बोल दिया कि भाई चलो ये सब्जेक्ट छोड़ते हो, सीएफ छोड़ते, छोटा है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आता है, अपने को पता है, लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है। अगर वो सीएफ 10 मार्क का आ गया तो क्या करोगे? तो जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि ये सब्जेक्ट स्किप करते, ये जीएस का सब्जेक्ट स्किप करते, स्टे अवे, क्योंकि हमें तो कोई स्किप नहीं करना है, सब पीवाई क्यों लगाने हैं, क्योंकि एग्जाम तुम्हारी है, सिलेक्शन तुम्हारा है, उसका कुछ नहीं जाएगा। करंट सिनेरियो जो आपका प्रिपरेशन का है, 8 जून को प्री है, राइट? 6 महीने हैं लगभग। तो मैं सजेस्ट करता हूं जिनका ईएससी फोकस है, मार्च तक आप मेंस और प्री साथ में चलाओ। मार्च तक जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है, सोम, स्ट्रक्चर्स, आरसीसी, स्टील, एफएम, सॉइल, इनको कवर कर लो मार्च तक। लिख लो कि मार्च तक हमें मेंस और प्री साथ में चलाना है। ईएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, या फिर नोट्स बना लो, क्लासेस वगैरह शुरू होगी जल्दी। तो मार्च तक अगर आपने कर लिया तो आपको अप्रैल में मिल जाएगा बस प्री को डेडिकेटेड। इस बार मुझे क्या मिला था, जब मेरे कंसेप्ट वगैरह क्लियर थे, मुझे मिला था दिसंबर और जनवरी प्री के लिए, राइट? नवंबर में रिजल्ट आता है, मैंने दिसंबर जनवरी में शुरू कर दी थी पढ़ाई। तो वैसे ही आपको 2 महीने मिल जाएंगे, अच्छे से फोकस से पढ़ाई करोगे 12-12 घंटे तो हो जाएगा। और मेंस आपका हो चुका है, तो जो 2 महीने मेंस में मिलेंगे, आई विल से कि जो प्लान कर रहे हैं कि प्री के बाद देखते हैं मेंस का क्या होगा, नहीं होगा, फिर मेंस नहीं होगा, प्री निकल जाएगा, मेंस नहीं होगा। 2 महीने सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें से 1-1.5 महीना तो आपका रिवीजन में लगेगा। अगर आप चीजें रिवाइज नहीं करके जाओगे तो मुश्किल है। तो पहले मार्च तक कीजिए, मैक्स टू मैक्स प्री के बाद घर पे 2 दिन जाके आ जाना है, क्योंकि आपको टाइम इस बार कम है। तो 1 महीना, 1 मंथ में आप जो नए सब्जेक्ट या छोटे छोटे सब्जेक्ट रह गए उनके क्लास नोट्स या देख सकते, ट्राई किए मार्च में जितना हो सकता है उतना कर लेना, बाकी का आप 1 या आधे महीने में कर सकते। और 1 महीने में रिवीजन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, मिस्टेक, जो मैंने चीजें बताई है सब। तो अगर मैं आपकी जगह रहता इस सिचुएशन में तो ये प्लान करता। और जो भी अभी शायद 6 महीने हैं एग्जाम के लिए और घर पे चले गए, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, वापस आ जाइए, या फिर जहाँ वहां से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टाइम तो वापस नहीं आएगा ना, उम्र वापस आएगी। फिर 26-27 के होने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो एक डिमोटिवेशन फील होता है। और ये इस बार शायद ही मेरी फर्स्ट रैंक आई हो, लेकिन मैं ये मुझे पता है कि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो इंथुजियाज्म था, जील थी, वो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका है उनको कहना चाहूंगा कि पूरी एनर्जी लगा दो, सही से करना है, क्योंकि ये जील वापस नहीं आती कि वो इंथुजियाज्म, वो इंटरेस्ट। भले मैंने पढ़ाई की, सब प्रैक्टिस किया, गलतियां पता थी, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट याद रहेगा, क्योंकि उस टाइम मतलब काफी इंटरेस्ट या मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते हो आप।
तो यही है मेरी तरफ से। अभी किसी को और पूछना है या फिर पूछना है तो पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते थे, मतलब थ्योरेटिकल पहले करते थे या फिर न्यूमेरिकल पहले करते थे? हाँ, इसका मैं बताना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज में जब सॉल्व करता था मैं, पहले 2-3 प्रॉब्लम आती है कि ओएमआर शीट को कब फिल करना है। तो पहले रीडिंग में जितने क्वेश्चन बन रहे कर लो, जो मतलब देख के पता चल रहा है कि इसका ये आंसर है। छोटा न्यूमेरिकल रहा तो भी कर लो, और जो पढ़ के अगर पता चल रहा है कि इसको टाइम लगने वाला है लेकिन आसान है, उसे डॉट वगैरह कुछ करके रख लेना, तो उसको सेकेंड अटेम्प्ट में वापस कर सकते हो। तो पहले अटेम्प्ट में मैं बस आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व करता था कि जो हो रहे। और ओएमआर की बात रही, ओएमआर फिल करने की, तो 2-3 पन्ने मेरे अगर हो जाते, यहाँ पे मैंने टाइम रखा था कि 45 मिनट्स के बाद चलो ओएमआर फिल करना है। स्टॉप वॉच वगैरह तो अलाउड नहीं रहती है, लेकिन जो नॉर्मल वॉच रहती है वो ईएससी में अलाउड रहती है, एक खरीद लेना ना हो तो उसमें आप देखते रहिए, कंटिन्यूअसली देखते नहीं रहना है। एक आइडिया आ जाता है कि 45 मिनट्स हो गए, अब ओएमआर फिल करना है। ओएमआर पूरी लास्ट के लिए मत रखिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो जाता है तो यार सब चला गया, है ना। तो बीच बीच में फिल करते रहेंगे तो थोड़ी आइडिया रहेगी। तो मैं ओएमआर फिल वैसे करता था और पार्ट वाइज में सॉल्व करता था, लाइक 2-3 अटेम्प्ट्स में मैं सॉल्व करता था पूरा पेपर। और सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे न्यू आते हैं, कुछ न्यू वर्ड मिल गया तो वो आप क्वेश्चन याद कर लेते थे या फिर नहीं, कैसे रहता? चीजें याद करनी पड़ती है, तो याद कर लो। अगर देखो, अगर कभी नहीं आया, बस एक ही बार आया, तो एक आइडिया रखना है। लेकिन अगर बहुत बार पूछा गया है तो उसको नोट डाउन वगैरह कर लो। मैंने पीवाईक्यू में हाईलाइट कर लिए थे वैसे क्वेश्चंस को, जो नए क्वेश्चन है ना उनको हाईलाइट कर लिए थे, उनको याद कर लो, क्योंकि अगर रिपीट हो गया तो आना चाहिए। और सर ईएससी के लिए मैथमेटिक्स का मतलब कितना प्रैक्टिस करना जरूरी है? मैथमेटिक्स का तुम ईएससी के 2 महीने पहले ही, 1-1.5 महीने पहले ही हर रोज 1-2 घंटा प्रैक्टिस करो। जो गेट और ईएससी की जो कंबाइंड बुक आती है, उसमें मैंने क्या किया था कि अब मैंने कहा था कि मैं 2-3 सब्जेक्ट साथ चला रहा हूँ, दोपहर में मैथ्स करना है, दोपहर में नींद आती है ना, तो दोपहर में मैंने मैथ्स रखा था 1-1.5 घंटे के लिए। तो उसमें मैं 3-4 क्वेश्चन, मतलब चैप्टर है समझो 8-10 जो भी चैप्टर है, तो मैं एक दिन एक चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन जितने हो रहे 1 घंटे में उतने सॉल्व कर रहा हूँ। अगले दिन वही चैप्टर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, अगले दिन कोई और चैप्टर, उसके दिन अगले। तो इससे मेरा क्या हुआ कि मैं सब चैप्टर्स के टच में था। तो लास्ट चैप्टर पे आने पे भी मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा था कि मैं भूल रहा हूँ पुराना चैप्टर। मैथ्स के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे कि या फिर जो पुनीत सर थे अपने, पुनीत सर, उन्होंने उनके टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे। तो ये सब चीजें मैंने मैथ्स के लिए की थी। हर रोज करना है, 1-2 महीना पहले से पढ़ाई शुरू मैथ्स की, क्योंकि वही एक है जो अगर क्वेश्चन आता है तो आ जाएगा, बन जाएगा कंफर्म। तो यही है मैथ्स की। थैंक यू। अभी देखो, मैं तो शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूंगा, वापस पूछिए। हाँ पूछिए, मतलब माइक में बाकियों को भी सुनना है ना। तो इन्वायरमेंट के जैसे शॉर्ट नोट्स बने नहीं हैं, या कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे रह गए हैं जिनके शॉर्ट नोट्स अभी बने नहीं हैं, तो उनके शॉर्ट नोट्स को अभी टाइम देना चाहिए बनाने के लिए, या मतलब फिर उसकी रिवीजन के लिए क्या? देखो, अगर आपका इन्वायरमेंट का रिवीजन बाकी है तो साथ में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है टाइम की दिक्कत है, यू कैन सी दूसरे टॉपर्स के शॉर्ट नोट देख सकते हो। जैसे पिछले साल का AR1 था, उसने कहा कि उसने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं थे, ही प्रेफर्ड टू यूज द ओल्डर टॉप शॉर्ट नोट्स। सो वेरी करता है सबके सब, बट आई विल अपलोड माय शॉर्ट नोट्स। इन्वायरमेंट के बड़े हैं मेरे काफी, मतलब, लेकिन उतने भी नहीं कि जितने नोट्स के उतने। सो आई यूज टू रिवाइज इन्वायरमेंट इन 3-4 आवर्स में मेरा रिवाइज हो जाता था पूरा। तो इट्स अपॉन यू, अगर आपको लग रहा है कि रिवाइज करते करते मैं शॉर्ट नोट्स बना लूं तो बना लो, नहीं बनाना है तो किसी के रेफर भी कर सकते हो। किसी और को है कोई डाउट? हाँ, मैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर ही पहले पन्ने में डाल दूंगा, टेलीग्राम डाल दूंगा मैं शॉर्ट नोट्स के पहले पन्ने पे, या फिर ग्रुप है ना टेलीग्राम के काफी, मैं डाल दूंगा हर एक में। ESC मेंस बोल के है, या फिर मैं मेडीजी को ही बता दूंगा कि डालने को, तो दे कैन शेयर। ठीक है। सो और किसी को है कोई डाउट तो पूछ लो, या फिर मैं जब शेयर करूंगा तब आप मैसेज वगैरह में पूछ सकते बाद में। जनरल डाउट है, लाइक हाँ। आपका भी 2 साल का प्रिपरेशन रहा, मतलब तो
जब कभी भी आप डीमोटिवेट होते थे तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे कि मेरे से हो सकता है, मतलब ऐसा डाउट्स तो आता होगा ना कि यार नहीं हो पाएगा इस टाइप का? हाँ होता था, जैसे मैंने कहा कि मेरे पेपर 1 में कम आते थे, इस बार भी कम ही है, तो 300 में से 90-80 मार्क भी आते थे, वो मैंने फाइनल पेपर के 5-10 दिन पहले ही देखे थे। तो फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स मोटिवेट करते, फ्रेंड्स ने मुझे काफी मोटिवेट किया। मैं कॉल करता था कॉलेज के फ्रेंड्स को, भले ही 2 महीने बाद बात हो रही है, बट दे यूज्ड टू स्टिल से कि भाई तू टॉप 10 में आएगा, तू मजाक कर रहा है, तू टॉप 10 में आएगा, हमने तुम्हें कॉलेज में भी देखा है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स मोटिवेट करते थे। तुम्हारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन पेरेंट्स हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हो सकती है, तो या फाइंड वन सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर योरसेल्फ। कोई हॉबी वगैरह मतलब ऐसा था कि... हॉबी यार देखो, मेरी तो पढ़ाई करते वक्त तो बनी नहीं। हाँ लिखना रहता है डेफ में, लेकिन यार बनी नहीं, मैं सीधे कह रहा हूँ। बस अब मैं जो प्लानिंग डायरी वगैरह लिखता था तो मैंने वही डायरी राइटिंग लिख दिया हॉबी में। तो हॉबी देखो यार, जिसकी पहले से बनी है, लाइक आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अब यही है, लेकिन एक्सप्लोर कर सकते हो जब प्रिपरेशन। अब मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, आई एम ओपन टू एक्सप्लोर माई हॉबी। लेकिन पढ़ाई के दौरान तुम हॉबी एक्सप्लोर करते बैठ नहीं सकते, हॉबी से तुम मोटिवेट या फिर खुद के लिए रिलैक्सिंग फील कर सकते हो, तो वो एक हॉबी काम आ सकती है आपके। एनीवन एल्स? लास्ट चांस है, पूछ लो। प्रिपरेशन के दौरान अगर कोई मेजर सब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर या सोइल अगर वो वीक रह जाती है, उस टाइम अपन नहीं कर पाए, तो फिर बाद में उसको अच्छे से कवर कैसे करें? नोट्स अच्छे से बनाओ, मैंने कहा था। भले अगर समझा नहीं तो पहले तो एक है कि समझ नहीं आ रहा है तो सर से पूछ लो बाद में। हमारे यहाँ फैकल्टी ऐसी है कि दे विल मेक यू अंडरस्टैंड। अगर तुमने भी बोल दिया कि मुझे समझ गया, जबकि भले ही नहीं समझाओ, तो भी उन्हें समझ में, तो वो बिठा के तुम्हें सॉल्व करवाएंगे। तो नोट्स जो लिख रहे हो वो समझ में आने चाहिए, लेकिन चीजें भूल जाते, तो नोट्स पढ़ो। मैंने नोट्स वापस पढ़े, जैसे दिसंबर आते आते मैं भी चीजें भूल गया था। और जो बीच में हॉलीडेज मिलती है 2-3 दिन की, कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2-3 दिन हॉलीडे हो जाता है, तो उस टाइम में आप पिछला सब्जेक्ट रिवाइज करो, जो आपको लग रहा है आपका डिफिकल्ट गया है या आपको याद नहीं है, तो ऐसे आप कर सकते हो रिवीजन वगैरह, तो याद हो जाएगा। बाकी सब भूलते, मुझे भी अभी चीजें ज्यादा याद नहीं है, लेकिन रिवीजन करने से याद आ जाती है। बस जितने रिवीजन करते हो, समझो एक टाइम पे तुम्हें 1 महीना लगा रिवीजन करने में पूरा सिविल इंजीनियरिंग, तो अगले टाइम पे 20 दिन में हो जाएगा, उसके बाद 10 दिन में हो जाएगा। तो या ये कर सकते हो। थैंक यू। हो गया? ठीक है, बस यही है, डिसिप्लिन, हार्डवर्क कंटिन्यू रखो, डिस्ट्रैक्ट मत होना। 2 साल, 2 साल नहीं 1 ही साल, 2 साल आपको ना लगे तो ही बढ़िया है। मुझे लग गया, आपको नहीं लगना चाहिए। बाकी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना, और क्लासरूम को थोड़ा साइलेंट रखना। एस बैच का नाम सुना होगा, सुपर टैलेंट बैच, तो उस टाइम पे यहाँ थी। जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं बताता हूँ। तो वो क्लास में दूसरे क्लास से कुछ अलग नहीं था, बस सब लोग ऐसे थे कि वो मोटिवेटेड थे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो डिस्टर्ब नहीं करना है सर वगैरह को, क्लास में चिल्लाना नहीं है, जो पीछे या फिर आगे बैठ के भी चिल्लाते बातें करते हैं तो मत कीजिए। आपका तो नुकसान हो ही रहा है, किसी और का भी नुकसान हो रहा है जो प्रिपेयर करने के लिए या फिर जिसके फैमिली प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे आया है। तो हाँ वही है, क्लास शांत रखो तो समझ में आएगा। बाकी दोस्त मिल सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए मिल के बात कर सकते हैं, लेकिन क्लास को ही क्यों डिस्टर्ब करना है ना। तो यही है, स्टे मोटिवेटेड और हेल्थ का ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक ऑल, थैंक यू।